हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो हम अगला चैप्टर करेंगे आपका स्टार्ट, वो करेंगे फेस इक्विलिब्रियम। पिछले उसमें हमने आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब आपका फिजिकल में ये लास्ट चैप्टर है, फेज इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारा फेज इक्विलिब्रियम होता है, इसमें कुछ फेज रूल्स होते हैं जो कि डील करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। क्या हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जिसमें कि आपके दो या दो से ज्यादा फेस प्रेजेंट हो सकते हैं। एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या कंसिस्ट करता है? डिफरेंट फेसेस कंसिस्ट करता है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है ये आप मुझे डिफाइन करेंगे कमेंट सेक्शन में। हेट्रोजीनियस से आप क्या समझते हैं? होमोजीनियस आपके लिए क्या मायने रखता है, या फिर क्या आप उससे समझते हैं टर्म से? तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, H2O इक्विलिब्रियम इन विद H2O। बट यहाँ पर फेज कौन सी है वो देखिए, यहाँ पर लिक्विड की बात की गई है और यहाँ पर गैसेस की बात की गई है। यानी वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम में है गैसेस स्टेट के साथ। तो एक हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में टू फेज होते हैं, दैट इज लाइक लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वाटर सिस्टम को अगर हम कंसिस्ट करके चले इक्विलिब्रियम के अंदर, तो वो किस किस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? आपके सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है? आइस होता है। लिक्विड के फॉर्म में वाटर होता है। और आपका गैसियस में क्या होता है? आपका वाटर वेपर के आपके फेज में होता है। तो यहाँ पर ये तीन आपके फेज बता दिए गए हैं। इन दिस heterogeneous equilibrium, three phases are solid, liquid and gas coexist. The number of phases that can exist together at equilibrium depends upon the temperature, pressure and composition of various phases. तो देखिए ये आगे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ वेरियस फेजेस। तो जो आपके JW गिब्स साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का स्टडी किया। तो उन्होंने ये जो जनरलाइजेशन थी ये कौन सी ईयर में वो करी थी? 1876 में, जो कि एप्लीकेबल थी सारे के सारे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पे। ये जो आपकी जनरलाइजेशन है JW गिब्स की 1876 में जो की थी उन्होंने, इसको हम बोलते हैं आपके फेज रूल। ये जो रूल होते हैं ये अनेबल करते हैं हमें प्रिडिक्ट करने के लिए उन कंडीशंस को जो कि सेटिस्फाई करे आपके एक सिस्टम को जब वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो गिब्स फेज रूल कैन नॉट बी स्टेटेड इन वर्ड्स, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस सिस्टम में। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन होगा? फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आपका F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर F क्या है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट, और P क्या है? आपका नंबर ऑफ फेजेस। तो यहाँ पर आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये भी आप मुझे बताएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टर्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले फेज रूल में ये ज़रूरी है कि आप कुछ टर्म्स जो कि इसमें यूज़ होती हैं फेज इक्विलिब्रियम में उनको पढ़ें। जैसे कि आपका फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मैं आपको कर दूंगी। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन ऑफ फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज। तो एक फेज डिफाइन किस तरह से होता है कि एक होमोजीनियस या फिर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एक हेट्रोजीनियस सिस्टम के सेपरेटेड हो एक बाउंड्री से, वेल डिफाइंड बाउंड्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक फेज होगा। या तो क्या हो? होमोजीनियस, या फिर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हो हेट्रोजीनियस सिस्टम का। यानी मान लीजिए आपका क्या है, होमोजीनियस में तो सारे कंपोनेंट ही एक जैसे होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है आपके, मान लीजिए दो टाइप के हैं, बट ये मान लीजिए ये एक टाइप है और ये बी टाइप है तो हेट्रोजीनियस के अंदर ही, बट अगर इसमें थोड़ा सा बाउंड्री हम लगा दे, ठीक है, ये इस साइड है ये इस साइड है, तो इस तरह का जो आपका सिस्टम होता है वेल डिफाइंड बाउंड्री से सेपरेटेड, इसे भी हम फेज बोलते हैं। दूसरी यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि फिजिकली और केमिकली डिफरेंट
from other parts of a system and mechanically separable from other parts of the system। यानी ये जो यहाँ पर बताया गया है इसको हम मैकेनिकली अगर सेपरेट कर सकते हैं अदर पार्ट से सिस्टम के, तो इस तरह का भी आपका जो सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक तरीके से फेज कहलाता है। अ सिस्टम में कंटेन वन और मोर देन वन फेजेस। तो इसके एग्जांपल यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बताया गया है, अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली लिक्विड वाटर, लिक्विड फेज में इन वन फेज सिस्टम। यानी यहाँ पर जो आपका P है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि वाटर है वो लिक्विड फेज में है, वो एक ही फेज में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो फेज कितना होगा, 1 होगा सिस्टम का। सेकंड में आपको बताया गया है सिस्टम कंटेनिंग लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। यानी आपका क्या है, एक तरीके से अगर जैसे हम पानी उबालते हैं वो जो सिस्टम होता है, ठीक है। देखिए मान लिया आपने यहाँ पर बर्नर रखा हुआ है एंड दिस इज हीट। यहाँ पर आपका ये बीकर है, इसके अंदर आपका वाटर है, तो ये क्या है आपका लिक्विड फेज हो गया, और ये ऊपर यहाँ पर क्या है, ये आपका वेपर फेज हो गया। तो ये क्या है, ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक तरीके से लिक्विड वाटर और आपका वाटर वेपर जो है ये क्या होगा, 2 फेज सिस्टम होगा, यानी P इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है आपकी, अगर आप इसे ढक दें तो आपके ये इक्विलिब्रियम में होगा, बिना ढके नहीं होगा। अगर आप इसको ढक देंगे ऊपर से तो ये क्या होगा, ये भाप बनकर ऊपर जाएगा और ये फिर यहाँ से कंडेंस होकर वापस आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है आपकी, ये इक्विलिब्रियम है आपका, यानी जितना जा रहा है उतना वापस भी आ रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम फेज हो गया। और इस इक्विलिब्रियम फेज में आपके 2 फेजेस हैं सिस्टम के, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज आपके। तो P इज इक्वल टू 2 हो गया है। थर्ड आपका है सिस्टम कंटेनिंग आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। तो इस तरह के आपके 3 फेज हो गए हैं यहाँ पर। तो ये क्या है आपका P इज इक्वल टू 3। देखिए अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ को ढूंढ के बताइए जहाँ पर आपका सॉलिड, लिक्विड और वाटर वेपर को एग्जिस्ट करता हो इस तरह का। देखिए मैंने दोनों, ये तो आपको पता ही लग गया, ये मैंने बता दिया। और थर्ड एक बार आप मुझे ये सर्च करके बताएंगे। तो ये था आपका फेज। तो आपका जो होमोजेनियस सिस्टम होता है वो क्या था, 1 फेज में होता है, हेटेरोजेनियस आपका मोर देन 1 फेजेस में होता है। तो सिस्टम और नंबर ऑफ फेजेस में आपका यहाँ पर बताया गया है कि एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेजेस कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखते हैं, देखिए प्योर सब्सटेंस जो होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, बेंजीन, आइस वगैरह, तो इनमें क्या है आपका नंबर ऑफ फेजेस 1 है आपका। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज P इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका जो गैस मिक्स हैं वो फ्रीली हैं एक होमोजेनियस सिस्टम की तरह। उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए और नॉन रिएक्टिंग गैसेस यहाँ पे जैसे कि O2 और N2 की बात की, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से O2 अलग है और N2 अलग है। तो यहाँ पर तीसरे की बात की गई है मिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि इथेनॉल एंड वाटर। ये भी क्या है आपका फेज 1 में है, क्योंकि ये सारे के सारे दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट है, लिक्विड फेज में, और ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम सेपरेट तो नहीं कर सकते। और आपका फेज की डेफिनेशन क्या है, दे आर सेपरेबल बाय वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो यहाँ पर बाउंड्री तो है ही नहीं ना, जैसे ये 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेज होगी, ये आपस में टूट के नहीं बनाएंगी, बट ये क्या होंगी, हम इनको सेपरेट एक तरीके से नहीं कर सकते। ये क्या है आपके आपस में इतने वो हो रखे हैं कि अलग अलग नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ फेज कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही इसमें आपका क्या है, इथेनॉल और वाटर का फेज 1 हो गया। इसके बाद नॉन मिक्सेबल लिक्विड, यानी कि जो आपस में वो नहीं होते, मिक्स नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर ले रखा है टेट्राक्लोरो, तो देखिए यहाँ पर सल्फर सिस्टम की बात की गई है। एक मैं पढ़ाऊंगी, एक आप खुद पढ़ेंगे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहेंगे। ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान है और साथ साथ कीप अप करते रहेंगे। तो एक मैंने बता दिया है, एक आप खुद पढ़ेंगी। आगे आता है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो देखिए 2 कंपोनेंट सिस्टम में सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है आपका
कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 कंपोनेंट सिस्टम बन गया। और यहाँ पर फेज कितने बन गए, 3 डिफरेंट फेज बन गए, जैसे कि आपका सॉलिड CaCO3, सॉलिड CaO और गैसियस CO2। तो इस तरह से ये कंपोनेंट क्या है, इसमें 2 ही है, 2 तो सॉलिड है और 1 गैस है। तो कंपोनेंट यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम आपका ये यहाँ पर हो गया। आपको ये देखना है कि आपके लिक्विड, सॉलिड और गैस में किस तरह से प्रेजेंट है। तो आपके यहाँ पर 2 सॉलिड है और 1 गैस है, तो कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो इस तरह से ये आपका, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया गया, एक बार इसको देख लेते हैं। अगर आपका CaO और CO2 को अगर हम चूज़ करें कंपोनेंट में, तो आपका कंपोजिशन ऑफ फेज किस तरह से जाता है। देखिए यहाँ पर CaCO3 की बात करें तो आपकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कंपोजिशन इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट करती है, CaO और CO2। अगर हम बात CaO की करते हैं तो CaCO3 में से आप माइनस कर दिए CO2, तो आपका ये वाला आ जाएगा। और CO2 भी इसी तरह से आपका क्या है, इसमें से आप कैल्शियम ऑक्साइड माइनस कर दे तो आपका CO2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम CaCO3 और CaO को हम कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, तब आपका कंपोजिशन ऑफ फेज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ किस तरह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो CaO के साथ CaO CO3, ठीक है। यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट है, ये यहाँ पर कौन कौन से लेकर जाएंगे हम, CaO और CO2, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया आपका। और इसमें अगर करते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फेज ऑफ आपका, अगर हम CaCO3 और CO2 लेकर चलते हैं तो अगर सेलेक्ट करके बनता है तो किस तरह से बनता है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है एक सिस्टम में वो कितने हैं, वो तो आपके 2 ही रहेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। आगे करते हैं, इसमें आगे बता रखा है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। तो एक्वस सॉलिड क्लोराइड सॉल्यूशन जो है आपका, ये वाला आप खुद पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बता चुकी हूँ, सेकंड वाला आप खुद पढ़ेंगे। इसमें आगे भी 1-2 दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट वाला तो खत्म होता है। इसके बाद आपका आर्टिकल आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ केमिकल रिएक्टिव सिस्टम। अगर कोई मैं नॉन रिएक्टिव सिस्टम ले लेती हूँ तो उसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है सिस्टम के, वो किसके इक्वल होंगे, आपके नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमने क्या ले लिया, एक यहाँ पर लिख देती हूँ, एक नॉन रिएक्टिव सिस्टम है हमारे पास। तो इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे सिस्टम के, वो किसके इक्वल हैं, आपके नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें इन्वॉल्व है, इसके इक्वल। हाउएवर जो आपके केमिकली रिएक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो गया, ये मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है। ये इक्वल भी हो सकता है और ना भी हो, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपका। तो इसके बाद आपका ये क्या है, ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजिकल रिलेशन को। तो E+R भी हम एक तरीके से एग्जिस्ट सिस्टम बता सकते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, केमिकली रिएक्टिव सिस्टम के अंदर हम किस तरह से लिख सकते हैं कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, C = S - E+R, क्योंकि इंडिपेंडेंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, तो इसका कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, S - E - R। तो देखिए यहाँ पर C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है आपका, S क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ सिस्टम, और E क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, और R क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हम टेस्ट करते हैं या फिर किस तरह से आगे काम करते हैं उसको देखो। आपका यहाँ पर क्या लेकर चले हैं हम, यहाँ पर आपका सिस्टम क्या है, Na2SO4 H2O सिस्टम है आपका।
एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, मतलब पिछले जो आपके जो हमने कंपोनेंट ऑफ सिस्टम किए थे उसमें इसको डिस्क्राइब किया था हमने टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर। तो जब आप वो खुद पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा सा आ जाएगा ये वाला हिसाब के किस तरह से निकालते हैं, तो उसमें पढ़ना आपको पता लग जाएगा। वी कंसिडर बिलो 3 टिपिकल एजम्पशन इन दिस सिचुएशन। तो किस तरह से होगा कि आपका जो Na2SO4 और जो वाटर है आपका वो डिसोसिएशन के अंडर नहीं जाता। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आपके S कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। जब भी अगर नहीं टूटेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए आपके? 2 हो गए, Na2SO4 और H2O। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, दस आपका ई क्या हो गया? 0 हो गया। जब केमिकल रिएक्शन तो है ही नहीं, टूट तो रही नहीं, डिसोसिएशन तो हो ही नहीं रही है, तो और इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी क्या है? 0 है। तो C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R आपका क्या आ जाएगा? हैंस 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। अब एज्यूम करते हैं सेकंड केस आपका कि ये कंप्लीट डिसोसिएट कर जाए। तो ये किस तरह से होगा आपका? Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव और H2 इस तरह से बन जाएगा आपका। इसमें कंपोनेंट कितने आ गए? 3 आ गए। इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम है वो क्या आ गया? 0 आ गया। क्योंकि इसमें क्या है? कोई केमिकल रिएक्शन आपकी नहीं हो रही है, तो ये 0 हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि सिर्फ डिसोसिएशन हो रहा है आपका, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही इन दोनों के बीच में, तो इसलिए 0 आ गया। R आपका क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसमें क्या आ गया? 1 आ गया आपका। ये किस तरह से आया आपका? कि ये टूट गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी क्या हो गई? एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ये क्या है आपका? इस तरह से ये चीज़ बताई गई है, देखो टूटा है ना यहाँ पे, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R कर दीजिए, तो ये भी क्या आ गया? 2 कंपोनेंट सिस्टम आ गया यहाँ से भी आपका। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि डिसोसिएशन दोनों कंपोनेंट्स का हो रहा है, तो किस तरह से होगा कि आपका Na SO4 नेगेटिव और H2 किस तरह से टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए? ये भी होगा, डिसोसिएट होंगे तो इस तरह से भी बनेंगे, तो ये पूरे 6 हो गए एक तरीके से। तो देखो 6 यहाँ पर यहाँ पर लिख दिए गए, ये आपके 6 हो गए। उसके बाद आपका जो E है, ठीक है, आपका E क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रही है आपकी? एक तो ये हो रही है और एक आपकी ये हो रही है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 है, ये 2 लेकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिसोसिएशन में पहले ये होगा फिर ये होगा, ठीक है, तो इस तरह से ये डिसोसिएट होता जाएगा, तो इसको दोनों को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे थे? यहाँ पर हम कंप्लीट डिसोसिएशन लेकर चल रहे थे, इसलिए हमारे जो कंपोनेंट सिस्टम में NaSO4 वाला हम नहीं लेकर चले, Na2SO4 वाला हम केस नहीं लेकर चले, पर इसमें सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिसोसिएशन हो रहा है दोनों का, बट कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं लिखा गया, इसलिए सारे के सारे कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं। तो आपके ये 6 हो गए यहाँ पर, और 2 इस तरह से हो गई, ये रिएक्शंस हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन आपकी 2 हो गई, ये और ये, और इसके बाद आपका जो C है वो किस तरह से आएगा? S माइनस E माइनस R आएगा, 6 माइनस 2 ये भी आ गया, यहाँ से 2 कंपोनेंट का सिस्टम आ गया। तो ये कैलकुलेट करने के लिए था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ केमिकल रिएक्टिव सिस्टम किस तरह से आपका पाया जाता है। यहाँ पे आगे KCl NaBr H2O सिस्टम का भी किया गया है, और ये KCl NaCl H2O सिस्टम का भी किया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं अपना। तो देखिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके एक सिस्टम का क्या होता है? It is defined as the number of variables such as temperature, pressure, concentration which can be varied independently without altering the number of phases। तो एक तरीके से एक क्या हो गया? नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके प्रेजेंट है एक सिस्टम के अंदर, इंडिपेंडेंटली जो प्रेजेंट है बिना नंबर ऑफ फेजेस को खराब किए, जो आपके होते हैं वेरिएबल, वो आपके क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक सिस्टम के नाम से ही पता लग रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फ्री है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है जो वेरिएबल्स एक सिस्टम के अंदर, और जो कि नंबर ऑफ फेजेस को भी ना डिस्टर्ब करे। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पर फेज रूल के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या आती है? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 आती है आपकी। तो इसको यहाँ पर बस पुट करिए आप, तो क्या आएगा आपका? एक केस हम लेकर चल रहे हैं प्योर गैस का, गैसेस मिक्सचर का, वाटर वेपर का, आगे आइस वाटर वेपर सिस्टम का, एक और आता है नीचे लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। तो देखिए प्योर गैस में आपका क्या है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस
वेरिएबल क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम किस तरह से रिलेटेड होते हैं प्योर गैस में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता ही है। तो आपके दो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पी वी एंड टी कैन कम्प्लीटली डिफाइंड अ वन कंपोनेंट गैसियस सिस्टम, जो कि आपका कौन सा है, वाटर वेपर ओनली। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, या फिर जिन्हें बाई वेरिएंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फेज रूल इक्वेशन उसमें देखिए, पुट कीजिए C माइनस पी प्लस 2, मतलब यहाँ से ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, बस उसमें पुट करना था आपका, क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये बाई वेरिएंट आपका सिस्टम आ गया, एक प्योर गैस। ये आपको बताया गया है यहाँ पर कि किस किस में किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लेकर चल रही है, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए गैसेस मिक्सचर में क्या है, इस सिस्टम में आपके 2 कंपोनेंट गैसेस मिक्सचर हम लेकर चल रहे हैं। गैसेस मिक्सचर में कौन कौन से हैं, H2 और O2 है आपका। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो गैसियस मिक्सचर में आपके क्या हो गए, 3 वेरिएंट हो गए आपके, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई वेरिएंट बोलेंगे। और इसको आप किस तरह से फेज रूल इक्वेशन में रख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 में 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 में। तो ये क्या है आपका एक गैसियस मिक्सचर हो गया, एक सिस्टम जिसमें 2 कंपोनेंट है गैसियस मिक्सचर के, H2 और O2। तो ये किस तरह से होगा, 3 वेरिएबल में। ऊपर वाले में क्या था आपके, 3 वेरिएबल तो थे पर आपकी प्योर गैस थी। प्योर गैस क्या होती है, जो आपस में कंप्लीटली मिक्स होती है और उसमें आपके 2 वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो वो क्या थी, बाई वेरिएंट। ये क्या है, ट्राई वेरिएंट है आपका। आगे आता है आपका वाटर और वाटर वेपर सिस्टम। इस सिस्टम में आपके 2 फेज होते हैं एक कंपोनेंट के। वो क्या आपका वाटर, तो क्या है आपका, एक वाटर हो गया और एक वाटर वेपर हो गया आपका। तो किसी भी टेम्परेचर पे जो आपके वेपर प्रेशर है वाटर का, वो उसकी क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर। तो जो आपका वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है वाटर की अमाउंट से, या फिर जितने वेपर प्रेजेंट है वहाँ पर उससे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो आपका टेम्परेचर और वेपर प्रेशर है वाटर के, वो फिक्स्ड हो गए, क्योंकि किसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक वाटर का वो फिक्स्ड ही होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, तो फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई आपकी। इस तरह से जो आपका सिस्टम है उसके सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो क्या है आपकी मोनोवेरिएंट। तो इस तरह से फेज रूल इक्वेशन में देखो ये क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा ये यहाँ पर। इसी तरह से आइस वाटर, वाटर वेपर में आपका क्या होगा कि 3 फेज कंपोनेंट सिस्टम है आपका वाटर का, जो कि को एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर आपका कौन से पे एग्जिस्ट करता है, ये 0.0098 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपका 4.58 mm ऑफ मर्करी। तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो तो आपका एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट डिसअपियर हो जाता है सिस्टम का। इट मे शिफ्ट टू 2 फेज और 1 फेज सिस्टम। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर या तो ये मतलब आइस पर चला जाएगा, या वाटर पर, या फिर वेपर, या फिर वाटर वेपर वाटर में और वेपर में, या फिर आइस और वाटर में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसके पास क्या है, कोई वेरिएबल है ही नहीं जो कि आपका चेंज ना हो। तो ये जो 3 फेज इक्विलिब्रियम है आपका, इसकी क्या है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं आपका जो कि आपका फ्री हो सिस्टम में। सबके पास कंडीशन लगी हुई है, सबके फिक्स्ड वैल्यू है, आपकी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की आपको बताई गई है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, आपका 0 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे यहाँ पर बताया गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट। यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस लेकर चल रहे हैं NaCl के लिए, NaCl वाटर और वाटर वेपर। तो ये जो आपका सिस्टम है कम्प्लीटली डिफाइन होता है टेम्परेचर से। जो सॉल्युबिलिटी है NaCl की वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी कंपोजिशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन पे और वेपर प्रेशर वाटर के। तो एक तरीके से ऑल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, वही सेम बात। जो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये
तो यहाँ पर बताया गया है कि हम सिर्फ टेम्परेचर डिफाइन करके ही आपका इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक टेम्परेचर वाली वेरिएबल से। तो ये क्या हो गया सिस्टम आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी आपकी क्या है सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, और इसको क्या बोलते हैं यूनिवेरिएंट बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सिस्टम की हमने बात की और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी कि किस तरह से आपको लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, एक सिस्टम को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं, जब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, ये क्या होती है वेरियस फेज डो नॉट अंडर गो एनी चेंजेस विद टाइम। मतलब ये क्या करे, वेरियस फेज के साथ ये अपना जो मतलब फेजेस हैं जो इसके, वो चेंज ना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें क्या है आपकी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू इक्विलिब्रियम होता है और एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ट्रू इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें सेम स्टेट जो होती है वो अचीव कर पाते हैं किसी भी डायरेक्शन से। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है ये आइस और वाटर का। तो ये हम क्या कर सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम है ये किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं, या तो आइस की साइड से या फिर हम वाटर की साइड से। या तो आप क्या कर लो, मेल्ट कर लो आइस को, या फिर वाटर को फ्रीज कर लो। आपका इक्विलिब्रियम दोनों साइड से हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रू इक्विलिब्रियम है जो कि दोनों साइड से बन सकता है। इसके बाद मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम आपका आता है, ये इस तरह का इक्विलिब्रियम होता है जो कि आपका एक ही डायरेक्शन से अप्रोच करता है, एंड दैट टू बाय वेरी केयरफुली चेंजेस द कंडीशंस। तो इस तरह से आपका मेटास्टेबल कौन सा होता है, जिसमें आपका सिर्फ एक वे से आप कर सको, लाइक वाटर से सिर्फ आइस में जा सको या फिर आइस से सिर्फ वाटर में आप जा सको। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये क्या होता है आपका मेटास्टेबल होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। तो आज का ये चैप्टर यहीं तक करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।